नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। देश में कोरोना से कोहराम मचा हुआ है। रोजाना 1.25 लाख के करीब नए मरीज सामने आ रहे हैं। यह आंकड़ा है कोरोना का 24 घंटे का। आज भी 1,34,154 नए मामले सामने आए हैं, जबकि आज मौत का आंकड़ा 3,000 से कम है और 24 घंटे में 2,887 लोगों की मौत भी हुई है। 24 घंटे में 2,11,499 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट अच्छा है। देश में फिलहाल 17,13,413 कोरोना मरीजों का इस वक्त इलाज चल रहा है। और देश में एक तरफ जहां रोजाना 1.25 लाख के करीब नए केस आ रहे हैं, वहीं 2 लाख से ज्यादा लोग हर रोज कोरोना को मात भी दे रहे हैं। यानी 2 लाख से ज्यादा लोग रोजाना कोरोना से ठीक हो रहे हैं, घर वापस जा रहे हैं। लाखों लोग कोरोना से ठीक तो हो ही रहे हैं, लेकिन कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, खासकर बुखार और कमजोरी। इसके अलावा नींद और भूख में बदलाव महसूस होने लगता है। ऐसे में कई अहम सवाल हैं। इन सवालों के आज जवाब ढूंढेंगे। पहला सवाल, बार बार क्यों आता है बुखार? और दूसरा सवाल, थकान क्यों महसूस होती है लगातार? ये वो इंपॉर्टेंट सवाल हैं। पोस्ट कोविड जो लक्षण सिम्टम है, उसमें यह सब हो रहा है। इसीलिए इन सवालों का जवाब ढूंढना आज बेहद जरूरी है। कोरोना नेगेटिव आने के बाद के ये लक्षण हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। दूसरा सवाल यही है कि थकान क्यों महसूस हो रही है। तीसरा सवाल इसमें यह उठता है कि अच्छी नींद क्यों नहीं आ रही है। कंप्लीट नींद आखिर क्यों नहीं ले पा रहे हैं लोग। बेचैनी या घबराहट क्यों हो रही है। पांचवा सवाल यह है कि सांस क्यों लगातार फूल रही है। सांस लेने में क्यों दिक्कत लोगों को आ रही है। छठा सवाल, भूख में बदलाव हो गया है, पहले जैसी डाइट लोगों की नहीं रही है, कितना वक्त इसमें लगेगा। और सातवां सवाल यह है कि सिर और मांसपेशियों में दर्द क्यों हो रहा है लगातार। तो इन्हीं तमाम सवालों के ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। ध्यान से आज ये हमारा शो आप देखिएगा। अगर आपको कोविड हुआ और उसके बाद कुछ सिम्टम्स आपको इसी तरीके के हैं, तो कैसे ठीक होना है, कैसे ख्याल रखना है, ये जानना बेहद जरूरी है। तो इन्हीं तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे आज। हमारे साथ अनुभवी डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है। मैं परिचय करा देती हूं। डॉक्टर उमा कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं एम्स। सर, आपका स्वागत है। डॉक्टर MC मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डायरेक्टर एम्स। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अरविंद कुमार को इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चेयरमैन हैं चेस्ट सर्जन मेदांता। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। डॉक्टर शैलेश जैन इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, डायरेक्टर हैं यूनिवर्सल हॉस्पिटल के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं शुरुआत कर रही हूँ डॉक्टर उमा कुमार आपसे। मैडम, ये बात सच है, हमने देखा है और कई इस पर रिपोर्ट भी आ चुकी है, रिसर्च भी हो चुका है। हम पोस्ट कोविड की बात कर रहे हैं, उसमें कई तरह के लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं जो लोगों में देखने को मिल रहे हैं। क्या वजह है ठीक होने के बाद ये सब बदलाव हो गया है? चलिए, मैडम की आवाज अभी हम तक नहीं पहुंच रही है, ठीक कराते हैं। लेकिन डॉक्टर MC मिश्रा सर, यही सवाल मेरा आपसे है कि नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ये तमाम सिम्टम्स चिंता में डाल रहे हैं लोगों को। ये ऐसा है कि तो लोग कह रहे हैं, टर्मिनोलॉजी है शॉर्ट कोविड, जिसमें प्राय 90% लोग 4 हफ्ते से पहले और 4 हफ्ते तक ठीक हो जाते हैं और अपने जो वीकनेस है वो भी ठीक हो जाती है, और जो लक्षण आपने गिनाए वो भी ज्यादातर ठीक हो जाते हैं, उनको कोई समस्या नहीं होती। फिर एक होता है लॉन्ग कोविड, जिसको हम 4 हफ्ते के बाद जो लक्षण बने रहते हैं, जैसे आपने बताया कि कमजोरी होना, उनकी कंसंट्रेशन, जिसको ब्रेन फॉग का नाम दिया गया है, सिर में दर्द होना, या उनकी जो स्मेल की शक्ति है और स्वाद की शक्ति है वो वापस नहीं आना, उससे वजन कम हो जाता है। फिर थोड़ा सा उनको डिजीनेस, जैसे कहते हैं चक्कर आना, और हार्ट बीट का तेज होना। फिर कुछ लोगों को चेस्ट में कंजेशन और थोड़ा सा पेन होता है। फिर जैसे आपने कहा डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ये होना, खांसी होना, क्रॉनिक कफ, और जॉइंट्स में मसल में दर्द होना। फिर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, एंग्जाइटी, न्यूरोसिस है, डिप्रेशन, और बुखार भी आपने मेंशन किया, ये भी होता है। और कुछ जो सिम्टम्स हैं वो आपकी जो मेंटल टफनेस है, जो आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड है, उससे भी रिलेटेड होते हैं।
तो इसलिए कुछ लोगों में ये मल्टी ऑर्गन इफेक्ट जो होता है कोविड का, ये 4 हफ्ते से बाद में भी देखा जाता है, 8 हफ्ते तक, 3 महीने तक। और फिर चूंकि वायरस है, ये शरीर के किसी भी अंग को असर डाल सकता है, चाहे वो हार्ट हो, ब्रेन हो, और चाहे लंग्स तो है ही इसमें, ये तो रेस्पिरेटरी वायरस है। और जिन लोगों को गंभीर बीमारी हुई कोविड की, जो आईसीयूज में रहे और ऑक्सीजन मिली जिनको, तो उनको पोस्ट कोविड जो सीक्वली हैं जो आपने बताई और जो अभी मैंने भी गिनाई, वो ज्यादा होता है। और कई बार तो आईसीयू में रहते रहते ही पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम हो जाते हैं लोगों को, जिसमें वही एंजाइटी, न्यूरोसिस, क्लॉस्ट्रोफोबिया ये होता है। बहुत वीकनेस और वजन कम होना, ये भी एक बड़ा हमने कॉमन लक्षण पाया है कि लोगों का कम से कम लेके अधिक से अधिक 12 किलो 16 किलो वजन कम हुआ है इलनेस के दौरान। ये भी, और जो हम लोगों ने एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, वो इसमें देखने में आ रहा है। काफी लोगों को साइकोलॉजिकल और साइकियाट्रिक हेल्प की भी जरूरत पड़ी है। तो ये सारे लक्षण जो है समय के साथ ठीक हो जाते हैं, और लोगों को अपने फिजिशियंस के साथ बराबर संपर्क में रहना चाहिए। दे नीड लॉट ऑफ रीएश्योरेंस, लॉट ऑफ काउंसलिंग, बहुत जरूरत है। इसीलिए ज्यादातर हॉस्पिटल्स ने पोस्ट कोविड क्लिनिक शुरू करी है। और हम फिर कहेंगे कि जो बचाव के उपाय हैं, जिनको हम मास्क कहते हैं, डिस्टेंसिंग कहते हैं, हैंड हाइजीन, और जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है वो अपने को वैक्सीन जरूर लगवाने का प्रयत्न करें। जैसे भी मिलती है, जब भी मिलती है, वो लगवाएं। तो ब्रेन का जो सबसे बड़ा कंसंट्रेशन, कई लोगों ने बाद में कंप्लेंट किया कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, भूल जाते हैं चीजों को जल्दी। जैसे आपने नींद का भी कहा, नींद उनकी इंटरप्ट हो रही है, वो भी एंजाइटी की वजह से ही है काफी इसमें। और फिर जो भी कान में थोड़ा सा टिनिटस जिसको हम बोलते हैं, कान में दर्द हो जाता है, और जैसे का बुखार भी दोबारा आ जाता है, जो थोड़े ज्यादा दिन चलता है लेकिन ठीक हो जाता है फाइनली। और चूंकि ये लंग इन्वॉल्वमेंट इसमें ज्यादा होता है सभी लोगों का, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर, तो ये जो सांस का तकलीफ है, सांस की तकलीफ है, टाइटनेस है चेस्ट में, और क्रॉनिक कफ जिसको हम कहते हैं, खांसी चल रही है 4 हफ्ते 6 हफ्ते, वो लोगों में काफी कंप्लेंट है। और फिर कुछ लोगों में जिनमें सीवियर निमोनिया हुआ और वो वेंटिलेटर पर भी रहे, या उनको हाई फ्लो नेजल कैनुला से ऑक्सीजन मिली, उसमें जो इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हम देखते हैं कि जो लंग में फाइब्रोसिस हो जाती है, उसकी वजह से ये डिपेंडेंस होती है। कुछ लोगों में ऑक्सीजन डिपेंडेंस भी होती है। और हार्ट में खास तौर से मायोकार्डाइटिस, वायरल मायोकार्डाइटिस हो जाती है, मायोपैथी हो जाती है, जिससे हार्ट का फंक्शन कम हो जाता है, और इससे थोड़ा सा रिस्क एमआई का भी बढ़ जाता है। सडन कार्डियक डेथ का भी रिस्क कुछ लोगों में देखा गया है, बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ लोगों में देखा गया है। और पैल्पिटेशन, एक जो हार्ट बीट बढ़ना, ये काफी लोग कंप्लेंट करते हैं। फिर जो हमारे पाचन तंत्र है, उसमें भी लोग थोड़ा सा, किसी को नौजिया, किसी को भूख नहीं लगना, डायरिया भी देखा गया है, थोड़ा सा चलता है थोड़े समय तक, दर्द हो जाना पेट में, और वेट लॉस, जैसे मैंने बताया, मैंने नोटिस किया, डॉक्टर से पूछा है, किसी ने कहा मेरा 12 किलो कम हो गया, किसी ने कहा 8 किलो कम हो गया। ये बहुत आश्चर्य की बात है, जबकि वो लोग ठीक रहे, माइल्ड डिजीज थी, उसके बाद भी। फिर कुछ लोगों को स्किन में रैश हो जाता है, जैसे मीजल्स में हम देखते हैं वैसा रैश लोगों को हो जाता है। तो ये इस तरह से, ये ज्यादातर जो अच्छी खबर ये है कि ज्यादातर ये पोस्ट कोविड सीक्वली है, ये अगर हम अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, अपना जो मेडिटेशन है, योग है, और जो भी हमारे घर की अच्छा भोजन है, उसको अगर हम फॉलो करें, अपना फ्लूइड इंटेक ठीक रखें, तो ज्यादातर ये सिम्टम्स बिना ज्यादा मेडिकेशन के ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर एमसी मिश्रा जी ने बहुत सही बात बताई है कि पोस्ट कोविड जो सिम्टम्स हैं वो ठीक हो सकते हैं, बस आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, खाने का ध्यान रखना है, तो आप स्वस्थ हो सकते हैं, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन प्रोफेसर उमा, जैसे कि सर ने भी जिक्र किया, कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं, मतलब बहुत ज्यादा संख्या नहीं है लेकिन है, उसमें सीवियर है, ये तो हार्ट अटैक है, क्लॉटिंग है, हार्ट फेलियर है, इसका भी खतरा रहता है क्या? जी बिल्कुल,
इस बीमारी में ये देखा गया है कि ऑब्वियस क्लॉट फॉर्मेशन के एविडेंस भी मिले हैं, जहां पे इन्वेस्टिगेशंस में ये पता चला है कि क्लॉट्स रहे हैं, चाहे वो आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस हो, वीनस थ्रोम्बोसिस हो, ये जो कोरोनरीज हैं उनमें क्लॉट्स देखे गए। जो मायोकार्डियल डिस्फंक्शन है उसके भी बहुत सारे मैकेनिज्म्स बताए गए हैं, जिसमें कि एक तो डायरेक्ट डैमेज हो सकती है वायरस की वजह से, दूसरी जो लॉन्ग कोविड जिसकी हम बात कर रहे हैं या फिर आप क्रॉनिक कोविड कह लें, क्योंकि इसको एक पोस्ट अक्यूट कोविड एंड क्रॉनिक कोविड में डिवाइड करते हैं। तो पोस्ट अक्यूट कह देते हैं कि 3 वीक्स से लेकर और 12 वीक्स तक जो ठीक होने के बाद सिम्टम प्रॉब्लम हो रही है, तो वो हो गया पोस्ट अक्यूट कोविड। और जो क्रॉनिक कोविड है दैट इज आफ्टर 12 वीक्स ऑफ हैविंग इन्फेक्शन। तो ये देखा, इसमें जो मायोकार्डियल डैमेज होती है, तो मैंने जैसे कहा कि मल्टीफैक्टोरियल है और मायोकार्डाइटिस पहले से भी नोन है सारे वायरल इन्फेक्शंस में। लेकिन जब हम पोस्ट कोविड की बात कर रहे हैं तो ये जो सिम्टम देखे जा रहे हैं वो किसी से रिलेट नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि जिसको सीवियर डिजीज थी उसमें ज्यादा मिल रहा है ऐसा देखने को, या फिर जिनका प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन हुआ उसमें ज्यादा मिल रहा है, या जो होम केयर जिनकी हुई उसमें बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो इसका कोई रिलेशनशिप वायरल लोड से या सीवियरिटी ऑफ इलनेस से नहीं मिल रहा है। लेकिन ये एक वेल नोन फैक्ट है कि जब पेशेंट वो काफी दिनों तक आईसीयू में रहता है या हॉस्पिटल में रहता है तो सर्टेन काइंड ऑफ न्यूरोकॉग्निटिव इम्पेयरमेंट उसमें देखने को मिल जाती है, चाहे वो एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो। और इसके अलावा भी जो वीकनेस मिल रही है पेशेंट्स में, मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है वो फटीग मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि ये एक सिंपल इन्फेक्शन नहीं है, ये एक पैंडेमिक है। तो उसकी वजह से सारी नेगेटिव इंफॉर्मेशन वो अक्वायर कर रहा है डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म से, बी इट सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। तो अगर किसी को कोविड हो गया तो ये मानने लगता है कि ये सिम्टम भी मुझे हो सकता है, ये भी हो सकता है। आमतौर पे अगर किसी को एक दिन नौशिया होने लगे तो वो सोचेगा ठीक हो जाएगा, मैंने कुछ ऐसा खा लिया होगा या मैं सोया नहीं हूँ। लेकिन क्योंकि उसको कोविड हुआ है और ऐसा होने लगता है तो वो ये सोचता है कि कोविड ठीक ही नहीं हुआ, या फिर बार बार बुखार आ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कम्प्लीटली डिसरेगुलेट हो जा रहा है। इसके बहुत सारे एविडेंसेस आ गए हैं कि इम्यून डिसरेगुलेशन हो रहा है। इन्फेक्शन ठीक होने के बाद भी उसको अपने नॉर्मल स्टेटस पे लाने में बहुत हफ्तों से महीनों का टाइम लग सकता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो रहा है जो पोस्ट कोविड सिम्टम। दूसरा, ये मरीज आइसोलेटेड हो जाते हैं, तो जब वो अकेला है तो वो दुनिया से कट ऑफ हो जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जो ऐसे पेशेंट्स हैं उसमें जब आपको कोई दिक्कत हो रही है आप तुरंत कनेक्ट करें लोगों से, फिजिकल डिस्टेंस रखें लेकिन सोशली डिस्कनेक्ट ना हो, पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखें। और जैसे कि प्रोफेसर मिश्रा ने बताया कि डाइट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, स्लीप एडिक्वेट होना बहुत जरूरी है, एंजाइटी लेवल बहुत कम होना चाहिए। और जो कभी कभी लोग सोचते हैं कि हम तो कहीं जा नहीं रहे, एग्जर्ट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी थक जाते हैं, लेकिन वो पूरे टाइम मोबाइल पे या टेलीविजन पे किसी न किसी तरह एंगेज हैं, तो उससे भी लिथार्जीनेस, फटीग, ये सब चीजें होती हैं। तो ये भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। रेस्ट मीन्स कंप्लीट रेस्ट टू योर बॉडी, बी इट फॉर योर ब्रेन और फिजिकल स्टेट। डॉक्टर अरविंद, हमने उस दिन भी चर्चा की थी, ये आपकी उसी मेडिसिन की तरफ इशारा है जिसको आपने फ्री कॉस्ट बताया था, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है, कि पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोचना हमें बहुत जरूरी है नेगेटिव आने के बाद भी। जी मिस माथुर, पहले तो आपको नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार जी। जो सिम्टम्स की लंबी लिस्ट प्रोफेसर मिश्रा ने और प्रोफेसर उमा ने एन्यूमरेट की है, बिल्कुल सही दिया है। अगर आप अलाउ करें तो मैं उसको एक दोबारा से लोगों के लिए समराइज कर दूं, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इस समय घर घर में लोग इसकी वजह से परेशान हैं। तो आप ये देखें कि 80 से 90% पेशेंट कोरोना के ठीक होने के बाद भी अंदर से नॉर्मल नहीं फील कर रहे हैं, और उनकी प्रॉब्लम्स दो तरह की हैं, फिजिकल और साइकोलॉजिकल। फिजिकल में सबसे कॉमन प्रॉब्लम है बिल्कुल शरीर में से जान निकल जाना। लोग बिस्तर पे पड़े हैं, कह रहे हैं जी हमसे तो उठा ही नहीं जा रहा है, हमारे शरीर में जान नहीं है। और दूसरा है तरह तरह के दर्द, सर में दर्द, गले में दर्द, छाती में दर्द, पेट में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जॉइंट्स में दर्द, बहुत तरह तरह के दर्द हैं और सिम्टम्स हैं। खांसी परसिस्ट कर रही है,
सांस फूल रही है, लोगों की हार्ट बीट किसी की बहुत तेज है तो किसी की कम हो जा रही है, पाचन शक्ति ठीक नहीं है, और स्वेटिंग, बहुत से लोगों को कंटिन्यूस स्वेटिंग आ रही है, और काफी लोग पैर के निचले हिस्से में जलन की भी कंप्लेंट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी लंबी लिस्ट है फिजिकल सिम्टम्स की। दूसरी लिस्ट है साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, जो सबसे कॉमन जो है और वही सारे झगड़े का जड़ है, वो है डर। लोगों में जो ये न्यूज है ना कि मायोकार्डाइटिस हो गई, उसको हार्ट अटैक हो गया, इस सब से हर व्यक्ति में एक खौफ है अनहोनी का कि कहीं कुछ हो ना जाए मुझे। लोग हॉस्पिटल में आईसीयू में हैं, वेंटिलेटर पे थे, जैसा कि डॉक्टर उमा ने कहा कई कई दिन तक वो अकेले रहते हैं, कोई घर वाला नहीं था, खौफ था, उसकी वजह से लोग डिप्रेशन में हैं। बहुत अहम चीज ये है कि अस्पताल में हमारी जो 24/7 बॉडी क्लॉक होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ना कोई सोने का टाइम, ना जगने का टाइम, ना खाने का टाइम। अब घर में आके लोगों को नींद नहीं आ रही है, डर है, डिप्रेशन है, उनमें एक कल का खौफ है। उसके बाद ज्यादातर लोगों ने किसी न किसी परिजन को भी खोया है, उसका दुख है। ये सब कुछ मिलाकर के लोगों को एक साइकोलॉजिकल इशू है, और ये साइकोलॉजिकल इशू की वजह से बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। इसको हम कहते हैं कन्वर्जन ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज इनटू फिजिकल प्रॉब्लम। तो कुल मिला के भय और कुछ फिजिकल इश्यूज की वजह से लोग परेशान हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इससे हम बाहर कैसे निकले। तो इसके लिए देखिए बड़ा सिंपल है। एक तो लोगों को अपनी दवा पे ध्यान देना है कि जो भी दवाएं आपको दी गई हैं, सबसे पहली चीज है कि स्टेरॉइड्स को आप जल्दी से जल्दी बंद करिए, क्योंकि वो ज्यादा लंबा लेना एक नुकसानदायक चीज है। बाकी जो दवाएं हैं उनको भी धीरे धीरे बंद करना है। सबसे अच्छी खबर यह है कि अगर आप अपनी सकारात्मक सोच रखेंगे और कुछ 2-3 अहम मुद्दे जो मैं अभी बता रहा हूं उन पे ध्यान देंगे, तो 90% लोगों में ये सिम्टम्स अगले चंद दिनों में ठीक हो जाएंगे। सबसे जरूरी चीज जो डॉक्टर मिश्रा ने भी कहा कि लोगों का वेट लॉस होता है, वो कमजोर हो जाते हैं, उसके लिए आपको वेट गेन करना है। अब क्वेश्चन है कि भूख नहीं लग रही है, आप कैसे खाएं? तो उसके लिए हम आईसीयू में कई पेशेंट्स में नाक में पतली सी ट्यूब डाल के उनको फीड कर रहे हैं, या घर जाके आप अपनी पसंद का हाई प्रोटीन डाइट लेना शुरू करें। जब तक आपका वजन वापस नहीं आएगा, आप में शक्ति वापस नहीं आएगी। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन सब जंक फूड्स, इन सब को अवॉइड करना है। नट्स को लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, फ्रेश फ्रूट्स लीजिए, चीनी वगैरह की मात्रा कम से कम लीजिए, प्रोटीन्स का सेवन करिए। ये खाने पे जो ध्यान देगा उसको जरूर आराम आएगा। दूसरा बहुत अहम मुद्दा है कि हमें अपनी साइकी को कंट्रोल करना है। वो हम कैसे करें? तो देखिए सबसे पहली चीज है कि हमें परिस्थिति को स्वीकार करना है। अगर मान लीजिए किसी परिजन की मृत्यु हो गई है, लॉकडाउन है, घर में है, अगर हम उससे लड़ेंगे तो उससे हम परेशान होंगे। पहला स्टेप है टू एक्सेप्ट द रियलिटी। दूसरा स्टेप है कि अपनी बॉडी क्लॉक को रेस्टोर करिए। अगर आप दिन में सो लिए, फिर आपको रात को नींद नहीं आएगी और आप डिप्रेशन का शिकार होंगे। तो रात की 11 से 5 की नींद लें, सुबह एक एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, और अपने आप को किसी मीनिंगफुल काम में, हमने उसका नाम दिया है पॉजिटिव एडिक्शन, किसी पॉजिटिव चीज में अपने को लगाएं और अपनी सोच को सकारात्मक करें। अगर आप अपनी सोच नकारात्मक रखेंगे, हर समय नेगेटिव न्यूज को सुनते रहेंगे, तो आप इससे उबर के बाहर नहीं आ पाएंगे। तो अपनी दवाओं पे ध्यान दें, खान पान पे ध्यान दें, अपनी सोच को सकारात्मक करें। हम आज बात कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की। ये शब्द गलत है, इसका सही शब्द है फिजिकल डिस्टेंसिंग, लेकिन सोशल कनेक्टेडनेस, हम फोन पे एक दूसरे से कनेक्ट करें। एक बहुत अहम बिंदु जो हम लोगों से कह रहे हैं कि आप अपने दुख, अपना दर्द, अपना डर दूसरों के साथ साझा करिए। ये कहते हैं ना कि प्रॉब्लम शेयर्ड इज प्रॉब्लम हाफ्ड और प्रॉब्लम सॉल्व। अगर आप खुद ही अंदर कुड़ते रहेंगे तो ये आपको अंदर से परेशान करेगा और डिप्रेशन में भेजेगा। तो लोगों के साथ खुलिए, कुछ उनकी सुनिए, कुछ अपनी सुनाइए, ये सब करके आप ठीक। और चौथा लास्ट जो मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए कहा था, उसकी सबसे ज्यादा जरूरत
इस समय होगी, क्योंकि जो भी लोगों को लंग इन्वॉल्वमेंट हुआ है, मेडिसिन का रोल है, लेकिन जो डीप ब्रीदिंग और ब्रेथ होल्डिंग है, ये इन पेशेंट्स के लिए अगले 6 महीने रामबाण की तरह हेल्प करेगा और वो उनको रिलैक्सेशन में भी मदद करेगा। तो अगर हम ये सारे बिंदुओं पे ध्यान दें तो ज्यादातर मरीज इससे साथ बाहर निकल आएंगे। क्या बात है सर, आपने बहुत बखूबी बता दिया। अगर ये सब हम करने में कामयाब हो गए तो ये जो पोस्ट कोविड वाले सिम्टम्स हैं ये अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। मैं आ रही हूं सर। डॉक्टर शैलेश, अब मेरा सवाल ये उठता है, क्योंकि सबसे बड़ा रोल तो हमारा ये खाने पीने का ही है ना, राइट सर? अब कोई ठीक नेगेटिव रिपोर्ट लेकर घर पहुंचा है, अगर उसको भूख ही नहीं लग रही है तो फिर वो खाएगा क्या सर? खाने पीने का तो रोल है। और साथ ही ये जो हार्ट पेशेंट हैं, क्या उनको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल होने की जरूरत है? देखिए, पहली बात ये हम समझे कि जो डॉक्टर उमा ने बताया, इन कैटेगरी में डिवाइड किया, एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रोनिक। ये बिल्कुल समझ लीजिए कोई भी तकलीफ वायरस की वजह से 3 महीने तक रह सकती है। जैसे डॉक्टर मिश्रा ने, डॉक्टर अरविंद सर ने बड़ा डिटेल के अंदर आपको बताया कि वायरस 4 तरीके से आपको चोट पहुंचा रहा है। पहला, वायरस खुद चोट पहुंचाता है। दूसरा, इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं SIAS, सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स हुआ। तीसरा, इम्यूनोलॉजिकल इंजरी। एंड चौथा, आपकी सोच। अगर आपने कोरोना की बीमारी को अपने दिमाग के ऊपर हावी होने दिया है तो ये आपको सही नहीं होने देगा। तो इसलिए डॉक्टर अरविंद ने कहा कि आपकी सकारात्मक सोच होना बहुत जरूरी है। ये डेफिनेटली सही है कि कोरोना एक मल्टी ऑर्गन मैनिफेस्टेशन के साथ प्रेजेंट करता है, जिसके अंदर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दिक्कत आती है। आपका वजन, जैसे डॉक्टर मिश्रा ने कहा, कई लोगों का 12-18 किलो कम हो गया है, वो बिल्कुल हो जाता है। तो आपको सकारात्मक सोच के अंदर जो आपको अच्छा लगता है वो आपको जरूर खाना पड़ेगा। दैट इज द ओनली वे टू गेट योरसेल्फ हील्ड। अदरवाइज खाना बढ़ाने की, भूख बढ़ाने की, भूख नहीं लग रही है तो कैसे खाएं? पसंद का भी खाना कैसे खाएं, भूख नहीं लग रही तो? इसके अंदर आप कुछ एपेटाइजर ऐड कर सकते हैं, या अगर आप एक बार में नहीं खा सकते तो अपनी जो ड्यूरेशन ऑफ मील है उसको इंटरवल कम करते जाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दिन में 3 मील लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तो उसकी जगह अपनी इंटरवल बढ़ा के हर 1 घंटे 2 घंटे के अंदर कुछ लाइट लीजिए। अब दूसरी बात करते हैं हार्ट वाली। ये बिल्कुल समझिए, ये हार्ट के अंदर 2 तरीके से दिक्कत करता है। एक, जो हमारे हार्ट के अंदर AC रिसेप्टर्स होते हैं उनके ऊपर जाके चोट पहुंचाता है। तो ये या तो आपके अंदर मायोकार्डाइटिस या पेरिकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस का मतलब होता है जो हार्ट की चारों तरफ की जो कवरिंग होती है उसके ऊपर इन्फ्लेमेशन, इंजरी कर देगा। दूसरा, क्लॉट बना देगा। जो क्लॉट बनाता है, जो हमारी नसें होती है जो खून सप्लाई करती है, उसके अंदर क्लॉट बना देगा। जब क्लॉट बनाता है तो उसके अंदर हार्ट अटैक आने की काफी संभावना हो जाती है। तो ये बिल्कुल समझ लीजिए, जो मरीज ऑलरेडी ब्लड थिनिंग मेडिसिन के ऊपर है, जिनका पहले एंजियोप्लास्टी हो चुका है या बाईपास सर्जरी हो चुका है, उनको अपनी मेडिसिन जरूर कंटिन्यू करनी चाहिए, पहला। दूसरा, जिन पेशेंट को मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का कोविड हुआ है, उनको ब्लड थिनर कम से कम 3 महीने के लेने चाहिए। वो ब्लड थिनर कोई भी हो सकता है, चाहे इकोस्प्रिन हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे प्रोपिका टैबलेट हो, वो आपको ब्लड थिनर जरूर लेना चाहिए। चौथा, ये बिल्कुल समझे, आपको सकारात्मक रहना है, बट सकारात्मक रहने का मतलब ये नहीं कि आपने सिम्टम्स को ओवरलुक कर दें। एज ए CTVS सर्जन मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक पेशेंट 45 साल का हमारे पास आता है, हमारे हॉस्पिटल से कोविड का ट्रीटमेंट करा के जाता है। वो 10 दिन बाद आता है, साहब मुझे पहले 5 दिन से सांस फूल रही है। जब सांस फूल रही है, ऑक्सीजन लेवल उसका 92-93 आता है। जब आप एक्सरे कराते हैं तो एक्सरे में आप पाते हैं कि उसका लेफ्ट साइड के लंग के अंदर लंग की एक लेयर फट के पूरी हवा भर गई है, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। तो न्यूमोथोरैक्स अपने आप में एक बहुत बड़ी इमरजेंसी होती है, जिसको इमीडिएटली ट्रीट करना बहुत जरूरी है। तो ये बिल्कुल समझ लीजिए, आपका सकारात्मक रहना बहुत जरूरी है अपने आप को ठीक करने के लिए, लेकिन अपने सिम्टम्स को कभी भी ओवरलुक ना करें। चाहे वो आपको ऐसा लगता है कि नाक में से काला पानी आ रहा है या नाक में से काले रंग की पपड़ी निकल रही है। कई बार आपने देखा है, जैसे डॉक्टर उमा ने बोला कि इसके अंदर वीनस थ्रोम्बोसिस आता है। वीनस थ्रोम्बोसिस के अंदर क्या होता है, जो रक्तवाहिनी पैर से गंदा खून हमारे दिल के अंदर लेके जाती है, उसके अंदर खून का थक्का बन जाता है। आपने अपने सुना भी होगा कि पेशेंट रात को तो बिल्कुल ठीक था, सुबह ऑल ऑफ सडन एक्सपायर हो गया। दैट इज बिकॉज जो आपके पैर की रक्तवाहिनी के अंदर खून का थक्का बनता है, अगर वो थक्का टूट के एकदम आपके हार्ट के अंदर चला गया और उसने जाके वहां पे फेफड़े की रक्तवाहिनी को ब्लॉक कर दिया, उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। उसमें आपको इतना वक्त भी नहीं मिलता कि आप हॉस्पिटल जा पाए। तो अपने सिम्टम्स को कभी भी ओवरलुक न करें, दैट इज द की पॉइंट। आपका पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे चल रहा है कि मरीज को बार बार बुखार क्यों आता है, ये बिल्कुल समझिए, अगर आपको बुखार 99 से लेकर 99.5 के बीच में आता है तो उसे ओवरलुक कीजिए। दैट कैन बी ए रेस्पॉन्स टू ऑफ बॉडी टूवर्ड्स वायरस। बट ये बिल्कुल समझिए, अगर आपका बुखार 100 के ऊपर जाता है, देन इट इज ए मैटर ऑफ वरी। तो मैं बार बार बोलूंगा, आप अपने एक फिजिशियन के संपर्क में जरूर रहिए। अगर आपका बुखार का लेवल बढ़ता है तो आपको देखना है कोई अपॉर्चुनिस्टिक या नोजोकोमियल इंफेक्शन तो हमें नहीं हो गया है, हमारा TLC काउंट तो बढ़ा हुआ नहीं है, हमारा CRP तो बढ़ा हुआ नहीं है। हमें सकारात्मक रहना है, बट अपने एक डॉक्टर के संपर्क में जरूर रहें, अपने सिम्टम्स को बिल्कुल भी ओवरलुक ना करें। डॉक्टर अरविंद कुछ कहना चाह रहे हैं सर? जी, मैं डॉक्टर शैलेश ने बहुत अहम बिंदु रेज किए। मैं इसी समय मैंने कहा भूल जाऊं उसके जगह कंटिन्यूएशन में कि घर में जाके लोगों को ना 3 चीजों की मॉनिटरिंग बड़ी केयरफुली करनी है।
एक तो जैसा उन्होंने कहा बुखार की मॉनिटरिंग, 98, 99, 99.5 का बुखार सभी लोगों को है। मुझे भी कोविड के बाद 2 हफ्ते तक ऐसा बुखार रहा था, बट जैसा डॉक्टर शैलेश ने कहा अगर ये 100 के नीचे है तो चांसेस आर कि ये सबसाइड कर जाएगा। 100 के ऊपर अगर आपको बुखार है तो उसको इन्वेस्टिगेट, तो पहला टेम्परेचर मॉनिटर करिए। दूसरा, आने के बाद आपको 2-3 हफ्ते तक अपना ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर से मॉनिटर जरूर करना है। 92, 93, 94 ठीक है, और खाली रेस्ट पे नहीं, जब आप एक्टिविटी करें तब भी मॉनिटर करिए। हो सकता है रेस्ट पे ठीक हो और आप हटा के एक्टिविटी करने जाएं और वो 80 ड्रॉप करे, तो आपको उस समय फिर ऑक्सीजन की जरूरत है। और तीसरा है, आपको कोई सिम्टम्स अगर नए डेवलप हैं, मान लीजिए जो भी सिम्टम्स लेके आप आए थे और वो धीरे धीरे सुधर रहे हैं, लेकिन अचानक कोई नया सिम्टम आ गया, सांस फूलने लग गई, बहुत सारी खांसी हो गई, या कोई और नया सिम्टम आया, तो कोई भी नया सिम्टम आए या सिम्टम बढ़े तो आप तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करें। और हार्ट रेट भी मॉनिटर करें। ज्यादातर लोगों का हार्ट रेट 110-120 के बीच में है, लेकिन अगर आपका हार्ट रेट उससे ऊपर जा रहा है तो उसके लिए फिर कुछ दवाओं की जरूरत है। तो कुल मिला के टेम्परेचर, आपका ऑक्सीजन, आपका हार्ट रेट और आपके सिम्टम्स, इन 4 चीजों को आप मॉनिटर करते रहिए। 100 से ऊपर बुखार, 90 से नीचे ऑक्सीजन, 120 से ऊपर हार्ट रेट और कोई भी नया सिम्टम आए, इन 4 सूरतों में ये खतरे की घंटी है। आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। मैडम, बहुत सिंपल आपने समझा दिया सर, बहुत ही सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल कुछ और नहीं हो सकता। जो डॉक्टर अरविंद और डॉक्टर शैलेश जो बोल रहे हैं, प्लीज आप कोविड से ठीक होकर आए हैं, लापरवाही नहीं, इन चीजों का आप बहुत ध्यान रखें। राइट डॉक्टर, एक तो आप फीवर, दूसरा ऑक्सीजन, और तीसरा सर क्या बताया आपने? फीवर, ऑक्सीजन, हार्ट रेट और सिम्टम्स। कोई भी नया सिम्टम अगर आए या कोई सिम्टम सडनली डिटीरियोरेट कर जाए तो वो एक खतरे की घंटी है। डॉक्टर से जरूर चेक कराएं अपनी। अगर फीवर 100+ है तो सर हमें डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना है, और ऑक्सीजन 90 से कम है 90 तो से नीचे। ओके, और क्या तीसरा चौथा क्या बताया सर आपने? हार्ट रेट जनरली लोगों की 100-110 के बीच में रह रही है, वो धीरे धीरे सेटल हो जाती है, लेकिन अगर वो 110-120 से ऊपर है तो आपको जरूर फिर कुछ दवा लेने की जरूरत है। कुछ लोगों को सडनली हार्ट रेट कम भी हो जा रही है, तो अगर वो बहुत वाइड वेरिएशन हो रहा है तब भी आपको उसको डॉक्टर की सलाह की जरूरत है। और सिम्टम्स कोई भी, जैसा कि डॉक्टर शैलेश ने कहा कि ये पेशेंट को एकदम से सांस फूल गई थी और वो 5 दिन बाद आए, तो ऐसा कोई भी सिम्टम अगर डिटीरियोरेट हो, आप कल थे उससे आज बदतर हो गए हैं, तो तुरंत आप एक बार डॉक्टर से चेकअप कराएं, क्योंकि घर आने के बाद भी दिक्कतें हो सकती हैं, जिनको जितना जल्दी पकड़ लेंगे उतना जल्दी उनका समाधान हो जाएगा। डॉक्टर शैलेश, यानी कि ये कॉमन है, अगर किसी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, वो ठीक होकर आया है, तो कमजोरी भी हो सकती है, हल्का फीवर भी आ सकता है, भूख भी कम लग सकती है, तो यानी कॉमन सिम्टम है। लेकिन जो डॉक्टर अरविंद कह रहे हैं कि अगर प्लस में कुछ जाता है, 100+ फीवर, 90- आपका ऑक्सीजन जा रहा है, तो फिर आपको तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना है। राइट, बिल्कुल समझ लें विपनेश। मैं आपको ऊपर से नीचे तक समराइज कर देता हूँ। अगर दिमाग के अंदर आपको ऐसा लगता है कि आपको ज्यादा नींद आ रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं, या आपको कभी दौरा पड़ने की दिक्कत होती है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। हम नीचे आते हैं, अगर नाक से आपको लगता है कि मुझे नाक से काला पानी आ रहा है या काले रंग की पपड़ी रहती है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। हम आंख की बात करते हैं, अगर आंख से आपको धुंधला दिखना चालू होता है या 2 दिखना चालू होता है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। गले में अगर आते हैं, आपको मुंह में ऐसा लगता है कि मैं जब अस्पताल से आया था तो मेरे मुंह के अंदर जो घाव थे, घावों की संख्या बढ़ती जा रही है, मुझे खाना निकलने में दिक्कत आ रही है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप, जैसे अरविंद सर ने बोला कि आपका ऑक्सीजन का लेवल 90 के नीचे जाता है, बट अगर 90 भी रहता है, आपका जो ऑक्सीजन का लेने का रेट है, जो आपका सांस लेने का रेट है, जो अमूमन नॉर्मल आदमी का 14 से 16 से 20 के बीच में रहता है, अगर वो बढ़ता है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। शरीर में कहीं भी आपको आइसोलेटेड स्वेलिंग नजर आती है तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना है। अगर ये बात याद रखिएगा, आप खून पतला करने की गोली के ऊपर रहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि पेशाब के अंदर या लैट्रिन के अंदर लाल रंग का खून आ रहा है, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लीजिएगा। बिकॉज सकारात्मक होने के साथ साथ अगर हमने टाइमली मेडिकल इंटरवेंशन लिया तो काफी हद तक सही होने की हो जाएंगे आप। ये एक इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा विपनेश, अगर आपको कोरोना हो गया है तो ये बिल्कुल मत समझिए कि आप आने वाले 4 महीने तक, 5 महीने तक, 6 महीने तक दोबारा कोरोना नहीं हो सकता है। जिस हिसाब से वायरस म्यूटेट कर रहा है, जिस हिसाब से वायरस स्ट्रेन बदल रहा है, मान लीजिए आज मेरे पास हिंदुस्तान के अंदर
0.671 0.2 वायरस की वजह से मुझे कोरोना हुआ है, और कल वियतनाम से जो अभी वायरस म्यूटेट हो गया वो हिंदुस्तान के अंदर आता है, तो वो मुझे दोबारा कोरोना कर सकता है, क्योंकि उसके लिए मेरी बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बनी हुई है। तो हमें हर सिम्टम को, जैसा डॉक्टर अरविंद सर ने बोला, अगर नया सिम्टम डेवलप हो रहा है तो हम उसे ओवरलुक बिल्कुल भी ना करें। यानी कि अगर वैक्सीन की दोनों डोज जिस व्यक्ति ने ले ली हैं उसको भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोरोना नहीं हो सकता, उतना केयरफुल रहने की उसको भी बहुत जरूरत है। इस बार हिंदुस्तान के अंदर हमने देखा है काफी ऐसे लोग थे जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली है, उनको कोरोना भी हुआ है, और कई बेचारों को तो कोरोना सीवियर कैटेगरी का हुआ, वो एक्सपायर भी हो गए। जिसमें हमारी मेडिकल फैटर्निटी के काफी लोग हैं, जिसका प्रूवन फैक्ट ये दिया जाता है कि मेडिकल फैटर्निटी के 2 वैक्सीन के बाद इसलिए हुआ बिकॉज उनके ऊपर वायरल लोड ज्यादा था, डेफिनेटली वायरल लोड ज्यादा था। बट ये समझिए, जो हम वैक्सीन ले रहे हैं अभी तक ये प्रूवन नहीं है, जो वायरस हमको इन्फेक्ट कर रहा है क्या वो वैक्सीन उस वायरस के अगेंस्ट काम करेगी या नहीं करेगी। रिसेंटली फाइजर और मॉडर्ना भी लेटेस्ट डेली अपनी वायरस की जो मॉडिफिकेशन है वो अपने वैक्सीन के अंदर लेके आते हैं, और यहाँ तक स्टेटमेंट आया तक ये भी संभव है कि आपको 2 डोज के बाद अगर नया वायरस की वजह से आपको कोरोना हुआ है तो आपको बूस्टर डोज भी उसका लेना पड़े। ओके, डॉक्टर अरविंद आप कुछ एड ऑन करना चाह रहे थे? जी, मैं एक बड़ा क्लियर मैसेज था वैक्सीनेशन से रिलेटेड कि बहुत से लोग अभी भी वैक्सीनेशन के बारे में तरह तरह के भ्रांतियों से सफर हैं। हमने सुबह सुना कि बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल टीम गई और गांव वाले वहां से भाग गए कि हमें तो इससे कुछ नुकसान हो जाएगा। तो ये आपका बहुत ही पॉपुलर चैनल है और मैं ये मैसेज दूंगा कि प्लीज आप लोग वैक्सीन लगवाइए। कोरोना की संक्रमण चेन को रोकने का आज की तारीख में ये बहुत इफेक्टिव तरीका एक। दूसरा कि इस 2021 में वैक्सीन तो लगवानी है, लेकिन जो कोविड संयम यानी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है जिसके 4 स्तंभ हैं, डबल मास्क पहनना नंबर 1, 2 मीटर की दूरी रखना नंबर 2, बंद जगहों पे बहुत सारे लोगों का इकट्ठा ना होना नंबर 3, और नंबर 4 हाथ धोते रहना। तो ये कोविड संयम के इन 4 नियमों का पालन हमें हर हाल में करना है। एक तरफ वैक्सीन लगवाएं, दूसरी तरफ कोविड संयम का पालन करें। अब सर इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन है देश में, मैं चाहती हूँ ये आज क्लियर कर दें आप। जो नेगेटिव होके व्यक्ति आया है वो कितने वक्त बाद वैक्सीन ले सकता है, इस पर बहुत भ्रांतियां हैं। जी मिस माथुर, जो इस समय गवर्नमेंट की लेटेस्ट गाइडलाइंस आई हैं 17 मई के आसपास, उसमें यह कहा गया है कि जो व्यक्ति कोविड पॉजिटिव था वो 3 महीने के बाद वैक्सीन लगवाए। पहले ये 4 से 6 हफ्ते कहा जा रहा था, करंट गाइडलाइंस में 3 महीने। और उसका रीजन ये है कि आपको कोविड होने के बाद एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं जो 3 महीने तक आपको प्रोटेक्टेड रखेंगी। तो उस बीच में आपको वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है। आप 3 महीने बाद लें तो आपके वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाती है। इस बीच में वो वैक्सीन किसी दूसरे व्यक्ति जिसके लिए आपकी जरूरत आपसे ज्यादा है उसको लग जाएगी। तो आज की गाइडलाइंस में कोविड के 3 महीने बाद वैक्सीन लगाएं। अगर पहली डोज के बाद कोविड हो गया तो कोविड होने के 3 महीने के बाद दूसरी डोज लगेगी, लेकिन दूसरी डोज लगवाएं जरूर। ये भी आपने क्लियर कर दिया। और एक और इंपॉर्टेंट सवाल ये है डॉक्टर शैलेश कि जो इंस्ट्रक्शंस हम माइंड को देते हैं वैसे ही बॉडी काम करती है, तो अगर हम पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देंगे तो वैसे ही फंक्शन करेगी बॉडी, राइट? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं विपनेश। सिंस आई एम मैनेजिंग ए कोविड ट्रीटिंग हॉस्पिटल जिसमें हम करीब 1000 मरीजों को हम कोविड का ट्रीट करके भेज चुके हैं, हमने ये बिल्कुल पाया है जिस मरीज के ने कोरोना की बीमारी को दिमाग के ऊपर हावी नहीं होने दिया वो बड़ा जल्दी ठीक होता है और उसके सिम्टम्स भी बड़ी जल्दी सबसाइड होते हैं। आप सकारात्मक सोच रखना बहुत जरूरी है और ऐसे लोगों का साथ ही रखें जो सकारात्मक सोच रखते हैं। मैं खुद अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। एज ए कार्डियोवैस्कुलर सर्जन जब मुझे कोरोना हुआ तो मुझे महसूस हुआ, मैं अगर उन डॉक्टर से बात करता हूँ जो मेरे सिम्टम्स को नेगेटिव कर देते हैं, मेरी सोच को नेगेटिव कर देते हैं, ऑटोमेटिकली मेरे सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो आपको सकारात्मक सोच रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज द ओनली की टू सक्सेस। बहुत अच्छी चर्चा ये रही। आज जितने भी सवाल थे उनके आंसर मिल गए। जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े अब उन बात का ध्यान रखेंगे कि पोस्ट कोविड में जो सिम्टम है माइल्ड, वो चिंता की बात नहीं है, आप घर में ही ठीक हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आपका ऑक्सीजन लेवल, बुखार या फिर जिस तरीके से और सिम्टम सीवियर हो रहे हैं तो फिर आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। डॉक्टर शैलेश एंड डॉक्टर अरविंद कुमार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।